नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। रुचि सोया ने क्वार्टर 1 के रिजल्ट आज डिक्लेयर किए हैं, जहां वो फिर से प्रॉफिट में आ गए हैं। चलिए देखते हैं डिटेल में। मित्रों, ये है उनकी प्रोडक्ट रेंज। महाकोश ऑयल्स और न्यूट्रेला ऑयल्स, ये दो उनकी फेमस ब्रांड है। महाकोश ऑयल के अंदर सोयाबीन, कॉटन सीड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, राइस ब्रांड, ये सारे ऑयल इसमें आते हैं। सनफ्लावर ऑयल आता है, पाम ऑयल आता है। न्यूट्रेला के अंदर भी सोयाबीन, सनफ्लावर और मस्टर्ड ऑयल आता है। वनस्पति घी की उनकी रेंज है। बेकरी के लिए फैट की प्रोडक्ट देते हैं। सोया फूड्स जो है, जो रेडी टू ईट वाले हैं, जो हम खा सकते हैं या बना सकते हैं, कुक कर सकते हैं, वैसे सोयाबीन की बहुत सारी आइटम न्यूट्रेला ब्रांड के अंदर वो बेचते हैं। और उनके साबुन भी आते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। फ्रेशनेस ऑफ लाइम है, मैजिक फ्रेश जैस्मिन, अलग अलग फ्लेवर में साबुन देते हैं। मित्रों, अब मैं आपको प्रमोटर होल्डिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसा आपको पता है, पतंजलि ने इस ग्रुप को अभी खरीद लिया है और उनके पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। मेजोरिटी मतलब कितनी? 98.87% शेयर होल्डिंग तो इनके ही पास है। अब पतंजलि ग्रुप की अलग अलग कंपनी है। पतंजलि परिवहन के पास 16.9% शेयर है। पतंजलि आयुर्वेद के पास 48.17% है। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के पास 20.28% है। और पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के पास 13.52% के आसपास है। इन सबका टोटल मारे तो 98.87% होता है। मित्रों, एग्जिस्टिंग लिस्टिंग गाइडलाइंस के हिसाब से ना, कोई भी लिस्टेड कंपनी जो है, उसको 25% शेयर जो है मिनिमम, वो आपको पब्लिक को देने ही पड़ते हैं। तो अभी जैसा हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, उसमें 98.87% तो इनके ही पास है। तो उनको अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। तो क्योंकि अब ये एनसीएलटी के पास था, तो अभी रिजोल्यूशन प्लान के तहत आया है, तो उनके पास अभी समय है। तो जब से वो चालू हुई, मतलब जनवरी से लेके, तो उनको 18 महीने के अंदर 10% जो है वो शेयर्स पब्लिक करने पड़ेंगे। और 3 साल के अंदर 25% शेयर जो है वो पब्लिक करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली अब क्या है कि वो तो अभी उनके पास टाइम है। तो आज की डेट में अभी देखते हैं, तो वो 98.87% ही है। तो आने वाले कुछ समय बाद वो हिस्सेदारी बेचेंगे। हालांकि वो 1 साल तक बेच नहीं सकते, तो उनको 1 साल तक वो बेच ही नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बाद के जो 6 महीने में है, उसमें उनको कम से कम 9% के आसपास की हिस्सेदारी और बेचनी पड़ेगी। और उसके बाद के 1.5 साल में उनको 15% की हिस्सेदारी और बेचनी पड़ेगी। तो इस तरह से वो अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे। बीच में एक ये स्पेकुलेशन भी था, जैसा आप देख पा रहे हैं, कि पतंजलि कहीं पे रिवर्स मर्जर तो ट्राई नहीं कर रही है रुचि सोया। हालांकि उन्होंने मना कर दिया कि रिवर्स मर्जर का हमारा कोई प्लान नहीं है। अब ये रिवर्स मर्जर क्या होता है? रिवर्स मर्जर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्राइवेट कंपनी, आप यहाँ पे उसको पतंजलि पढ़िए, तो एक पतंजलि जो है कुड टेक ओवर पब्लिक लिस्टेड कंपनी, इसको आप सोया पढ़िए। तो रिवर्स मर्जर एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे पतंजलि जो है, ये रुचि सोया को सीधी जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेती है। और इस तरह से वो खुद लिस्टिंग से बच जाती है। तो क्योंकि लिस्टिंग की एक लेंदी प्रोसेस है, तो उससे बचने के लिए ऐसा कोई रास्ता अपना सकती है। हालांकि उन्होंने ऐसा मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पतंजलि अलग कंपनी रहेगी, रुचि सोया अपने तौर से अलग तरीके से काम करती रहेगी। अब जो सेल ट्रांजैक्शन इसका जो है ना, वो दिसंबर 2019 में खत्म हो गया था। जहां पे पतंजलि आयुर्वेद ने 4,350 करोड़ रुपए दिए थे। अब ये 4,350 करोड़ उन्होंने बैंक से लोन लेके दिए हैं। तो उनके पास जो शेयर भी आए हैं, उसमें से ज्यादातर शेयर्स पतंजलि ने बैंक के पास गिरवी रखे हैं। और कंपनी जो है वो जनवरी महीने से दोबारा से लिस्ट हो गई थी स्टॉक एक्सचेंजेस में, जैसा आपको पता है। Existing shareholders of Ruchi Soya got only 1 share for every 100 shares held in the newly formed entity। तो लफड़ा ये हो गया कि अगर आपके पास 100 शेयर्स पहले थे, जब वो पुरानी रुचि सोया थी, और उसके बाद वो हट गई स्टॉक एक्सचेंजेस से, और जनवरी में फिर से आई, तो जब वो दोबारा से आई, तो आपके पास जो 100 शेयर्स थे, तो 100 शेयर्स के सामने सिर्फ आपको एक ही शेयर मिला है। तो अभी जो बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला है, लोग बोल रहे हैं, वो एक्चुअली मिसलीडिंग टर्म है। उसके बारे में हम डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। मित्रों, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस है रुचि सोया के अंदर। आज जो रिजल्ट उन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस में डिक्लेयर किया है, वहां उन्होंने लिखा है कि श्री आचार्य बालकृष्णा जो है, उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि वो ऑलरेडी पतंजलि के अंदर, वो पतंजलि के भी हेड वही है, वही चला रहे हैं, तो वो ऑक्यूपाइड है। तो उसके चलते उन्होंने जो है वो एमडी के तौर से इस्तीफा दे दिया है, और बोर्ड ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। ठीक है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे उसका डेजिग्नेशन रहेगा। और ही शेल एंड, वो कंटिन्यू एज टू बी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो वो जो बोर्ड रहेगा, बोर्ड के चेयरमैन वही रहेंगे। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेगा, तो उसके लिए वो नीचे दिया हुआ है, मिस्टर श्री राम भारत जो है, जो होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो है,
हैज बीन डेजिग्नेटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अभी आचार्य बालकृष्ण की जगह पे ये मिस्टर श्रीराम भारत जो है वो इनके नए मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। मित्रों अब नजर डालिए ये रिजल्ट के ऊपर जो उन्होंने आज डिक्लेयर किए हैं। जब पहला कॉलम है वो है जून क्वार्टर का रिजल्ट, दूसरा कॉलम है वो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है, तीसरा कॉलम है जून क्वार्टर पिछले साल का, और चौथा कॉलम है 19-20 साल भर के फिगर। सारे फिगर जो है वो लेक्स के अंदर दिए हैं। अगर इनकम की बात करें तो 3057 करोड़ की उनको इनकम हुई है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 3209 करोड़ के आसपास की थी। तो यहाँ पे 150 करोड़ के आसपास की गिरावट इनकम में आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना के बावजूद भी इनका परफॉर्मेंस जून क्वार्टर में अच्छा रहा है, क्योंकि सिर्फ 150 करोड़ की ही गिरावट आई है, जो कि एक अच्छे संकेत है। बात करें उनके एक्सपेंस की तो 3044 करोड़ के एक्सपेंस उनके रहे हैं इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 3244 करोड़ के थे। तो एक्सपेंस फ्रंट पे भी उन्होंने अच्छा खासा काम किया है और सब्सटेंशियली एक्सपेंसेस को कम किया है। तो 3057 करोड़ की इनकम और 3044 करोड़ की एक्सपेंस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस रहा 12.25 करोड़। तो ये 12.25 करोड़ का उनको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 36.81 करोड़ का लॉस था। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो टैक्स देने के बाद यहाँ पे टैक्स एलिमेंट इस क्वार्टर में कुछ नहीं है, तो 12.25 करोड़ या 12 करोड़ 26 लाख रुचि सोया का नेट प्रॉफिट रहा क्वार्टर वन का, जो पिछले क्वार्टर में टैक्स देने के बाद था 41.24 करोड़। तो यहाँ पे ये कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में आती हुई दिख रही है, जो कि एक अच्छे संकेत है कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल आइटम है, उसके इसके चलते ये फिगर कुछ ज़्यादा ही आपको बड़े लगेंगे, इवन ईपीएस में भी कुछ ज़्यादा ही बड़े लगेंगे, क्योंकि वो जो कंपनी की बिकवाली हुई थी उसके चलते फिगर काफ़ी शूट हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही देखेंगे तो समझ में आएगा कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हुआ है। ये है कंपनी के कुछ लास्ट के 5 क्वार्टर का परफॉर्मेंस। तो अगर हम देखेंगे तो इनकम फ्रंट पे वो उनका परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक रहा है, ज़्यादा गिरावट नहीं है। उनकी इनकम जो है वो 3100 से लेके 3700 करोड़ के बीच में रही है, जो एक अच्छे जो कि वो अच्छी बात है कि वो प्रॉब्लम में चल रही थी, लेकिन एक उनकी इनकम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो ये 14 करोड़ फिर 81 करोड़, तो ये प्रॉफिट में तो कंपनी पहले भी थी, जो कि एक अच्छी बात है। जो पुरानी रुचि सोया थी उसमें सिर्फ डेट का प्रॉब्लम था, अदरवाइज ये कंपनी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन कर्जा ज़्यादा हो गया था और उनकी इनकम से बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, यही उनके लिए दिक्कत थी। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि अगेन जैसा हमने बताया कि वो इस क्वार्टर के अंदर वो बिकवाली की प्रोसेस हुई थी, तो नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद मार्च क्वार्टर में उन्होंने 41 करोड़ का लॉस दिखाया था, जैसे हमने पीरियड साइड में भी देखा, और इस क्वार्टर में 12.26 करोड़ का उनको प्रॉफिट हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। मित्रों रुचि सोया वो कंपनी रही है जिसके बारे में शायद सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ है पिछले 6 महीने के अंदर। जो भी स्टॉक बायर्स है, चाहे वो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, सब ने इसको लेके काफ़ी डिस्कशन रहा था, और उसका कारण था कि जिस रेट से बढ़ रहा है वो काफ़ी फिनोमिनल था। यहाँ पे ऊपर के उसके प्राइस चार्ट है, जब 96 से दे पाएंगे तो कुछ भी नहीं है, ये 25 साल तक वो सेम लेवल पे ही था, जैसा आपको यहाँ पे देख के सीधा लगेगा। उसके बाद सडनली यहाँ पे जंप आया था। ये है पिछले 6 महीने के उसके प्राइस चार्ट की पैटर्न। 27 जनवरी का हम यहाँ पे रेट दिखाई दे रहा है, जो 16 रुपये 90 पैसे का था, और ये जून के अंदर 26 जून के आसपास ये 1500 के ऊपर भी चला गया था, जो कि उसका पीक रेट था। उसके बाद से इसके प्राइस में करेक्शन आना शुरू हुआ है। लेकिन अगर हम अभी का रेट भी देखते हैं, जो आज का ये जो कल का रेट है, ये 18 जनवरी अगस्त का रेट है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 88 टाइम्स के ये रिटर्न्स यहाँ पे दिख रहा है 6 महीने के अंदर। तो अब ये सवाल ये है कि क्या रुचि सोया ने सच में 88 टाइम्स के रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर्स को? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। हम अलग अलग केस में उसको देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में। मित्रों 4 केस में समझने की कोशिश करेंगे कि रुचि सोया से शेयर होल्डर्स को सच में फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। केस 1 में बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने बीच में शेयर्स नहीं बेचे, मतलब मैंने लास्ट डे पे शेयर लिया, उसको होल्ड किया, उसको दोबारा से लिस्ट होने के लिए वेट किया, और जो पहला दिन आया उस दिन में मैंने बेच दिया। तो लास्ट डे पे खरीदा और पहले दिन पे बेच दिया, 13 नवंबर को खरीदा और 27 जनवरी को बेच दिया। तो मुझे क्या हुआ, तो मेरे पास मैंने 100 शेयर्स लिए थे 3 रुपये 35 पैसे के हिसाब से। जब वो नया खुला 27 जनवरी को, तो वो 100 शेयर जो है वो एक शेयर में तब्दील हो गए, और एक शेयर का भाव था 16 रुपये 90 पैसे। तो जो मेरा 335 रुपये था का जो मेरा कैपिटल था टोटल, 3 रुपये 35 पैसे इंटू 100 करता है तो 335 होता है, और वो 335 का कैपिटल 27 जनवरी को जब शेयर क्लोज हुआ तो 16.90 रुपीज हो गया था। मतलब मेरा कैपिटल जो है वो 95% से खत्म हो गया पहले ही दिन।
बात करेंगे दूसरे केस की। यहाँ पे 13 नवंबर को जो लास्ट डे था उनकी वर्किंग का, पुरानी कंपनी का, उस दिन मैंने शेयर खरीदा और मैंने जो लिस्टिंग हुआ उसके बाद भी बेचा नहीं, मैं पिक के लिए वेट करता रहा, और जब वो पिक पे पहुंचा 1507 रुपए का, तब मैंने उस दिन बेचा। तो क्या मुझे 80 गुना 100 गुना के आसपास के रिटर्न मिले? तो आंसर है नो, तब भी मुझे इतने रिटर्न नहीं मिले। कैसे वो समझते हैं? 13 नवंबर को जो मैंने शेयर्स लिए थे 100 शेयर्स, वो मेरे को 335 रुपए में पड़ा, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा। अब वो मेरे पास वो एक ही शेयर रह गया, वो एक शेयर का वैल्यूएशन जब वो पिक पे था तब भी था वो 1507 रुपए, तो मेरा 335 रुपए 1507 रुपए में कन्वर्ट हुआ। तो अगर मैं पिक पे भी बेचता तब भी मेरा रिटर्न हुआ 4.5 टाइम्स का ही हुआ है। तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, जैसा 80 गुना 90 गुना बता रहे हैं उतना नहीं हुआ, 4.5 टाइम्स का ही हुआ है पुराने शेयर होल्डर्स को। ये है केस नंबर 3 कि हमने 13 नवंबर को 335 रुपए में खरीदा और आज की डेट में 19 अगस्त को उसको बेच दिया 719 रुपए 85 पैसे, जो आज का क्लोजिंग रेट था। तो उस केस में भी मेरा गेन जो है वो सिर्फ 2.14 टाइम्स ही रहा। तो इतने रिटर्न्स तो वैसे भी बहुत सारी कंपनी ने वैसे भी दिए ही इस पीरियड के दौरान, तो हम इसको मल्टीबैगर तो नहीं कह सकते। तो केस फॉर वो केस है जहां पे ये शेयर मल्टीबैगर साबित हुआ है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने रीलिस्टिंग के बाद इसको खरीदा। तो रीलिस्टिंग के बाद मान के चलो सेम डे पे 16.95 में अगर मैंने खरीदा और उसको आज 19 अगस्त को मैं 719.55 में बेचता हूं, तो मुझे 42 टाइम्स के गेन होते हैं 6 महीने के पीरियड के अंदर। तो ये बिल्कुल बिल्कुल एक मल्टीबैगर साबित होता है। और अगर मैंने उसे जून में ही अगर बेच दिया होता तो मेरे रिटर्न जो है वो 80 गुना से भी ज्यादा होते हैं। तो ये बिल्कुल मल्टीबैगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर डिस्कशन को समराइज करने की कोशिश करेंगे। ये इतना सारा सर्ज क्यों आया उसके प्राइस में, तो समझने के लिए पहले समझते हैं कि जो मैंने शेयर होल्डिंग की पैटर्न आपको बताई, तो उसमें मैंने बताया कि 98.87% शेयर जो है वो प्रमोटर्स के पास ही है। अगर मैं छोटे इन्वेस्टर की बात करूं जिसके पास 2 लाख से भी कम के शेयर है, तो वो 0.8% के आसपास ही थे। अगर मैं 1% भी पकड़ लूं तो वो सिर्फ 1% ही था, बराबर। अब वो 1%, अगर शेयर्स की क्वांटिटी की बात करूं, तो जैसा दूसरा पॉइंट है यहाँ पे 99% शेयर की जो क्वांटिटी है वो वैसे ही कम हो गई, क्योंकि वैसे ही 1% लोगों के पास ये शेयर्स थे। वो जो 1% के पास भी शेयर थे उसमें से भी 99% की क्वांटिटी चली गई। तो जहां तक क्वांटिटी का सवाल है, हैश क्वांटिटी या एब्सोल्यूट क्वांटिटी ऑफ शेयर्स जो है, वो जो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स थी उसका खाली 0.01% ही रह गया। तो वर्चुअली ये शेयर्स अवेलेबल ही नहीं था मार्केट में। तो बायर्स बहुत थे, लोगों में बहुत था कि क्या है करके, तो बहुत सारे लोग लेना चाह रहे थे लेकिन अवेलेबल ही नहीं थी, क्वांटिटी ड्रास्टिकली कम हो गई थी। तो यही कारण था कि उसका प्राइस जो है वो काफी हद तक शूट हो गया था। और अभी का भी रेट जो हम देख पा रहे हैं, तो उसमें भी अभी ये काफी हद तक यहाँ पे ठहराव आ गया है, 700 रुपए के आसपास का इसका रेट है। और ये एक्चुअली कुछ हद तक अभी ये ठीक लग रहा है। क्यों लग रहा है वो भी मैं बताता हूँ। अभी आप एपीएस अगर देखोगे उसका जो जो वेबसाइट्स वगैरह से मिल रहा है, तो इनका अर्निंग पर शेयर ना 259 के आसपास का दिख रहा है। अब ये जो अर्निंग पर शेयर का फिगर है ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का होता है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर जो उनको 3-4 हजार करोड़ रुपए मिले थे, जो वो भी वो उन्होंने प्रॉफिट में दिखा रखा है, जो कि उनकी खरीद जब ये बिकवाली हुई थी, तो वो एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है उनका। अगर अर्निंग पर शेयर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में तो खाली 40 पैसे के आसपास का था, उससे आगे के वाले क्वार्टर में देखें तो वो माइनस में था। तो अभी तो अगर उनका देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर अभी तो जीरो है। अगर मैं उनका अर्निंग पर शेयर अभी अगर मैं सिर्फ 1 रुपए पकड़ता हूं क्वार्टर का, तो उनका साल का अर्निंग पर शेयर सिर्फ 4 रुपए होता है। तो अगर 4 रुपए होता है, मैं 5 रुपए पकड़ता हूं, तो अगर मैं अर्निंग पर शेयर अगर 5 रुपए भी पकड़ू, एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर 69 के आसपास का भी पीई चल रहा है पूरी इंडस्ट्री का। उसमें अगर आप हिंदुस्तान लीवर को पकड़ोगे, तो ये जो बड़ी कंपनीज है उनका करीब 80 के आसपास का है। बाकी अगर जो कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है, डाबर हो गई या ज्योति लैब्स है, तो उनके 50 के आसपास का है, ज्योति लैब का 30 के आसपास का है। तो इनका ईपीएस अगर मैं मान के चलूँ तो 70 के आसपास का भी रहता है, जो पूरी इंडस्ट्री का है। तो इनका अर्निंग पर शेयर अभी का जो परफॉर्मेंस के हिसाब से लग रहा है, थोड़ा हायर साइड भी मैं पकड़ता हूं तो 5 रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो अगर उनका अर्निंग पर शेयर 5 रुपए का है और पूरी इंडस्ट्री का अगर 70 का पीई है, तो 70 इंटू 5 में करता हूं तो 350 रुपए होते हैं। तो इस शेयर का जो करेक्ट वैल्यूएशन अभी के हिसाब से तो 350 के आसपास का लग रहा है। अगर इसने आने वाले टाइम में अगर इंप्रूव किया अर्निंग पर शेयर, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी ज्यादा है, उसके ये जो है आपका बढ़ सकता है, उनका पोर्टफोलियो बढ़ सकता है कुछ और, जो पतंजलि का नेटवर्क को यूज करके, तब भी वो जो है वो 7 या 8 रुपए के आसपास का जाएगा। तो अभी के हिसाब से अगर 700 रुपए का भी अगर शेयर में अगर देखूं,
तब भी ये शेयर आज की डेट में बिल्कुल बिल्कुल महंगा ही लग रहा है। इसे अपने आप को अभी प्रूव करना बाकी है और करंट ईपीएस के हिसाब से इवन इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट वाला फिगर पकड़ने के बाद भी ये शेयर महंगा ही लग रहा है। तो यहाँ से खरीदारी की सलाह तो बिल्कुल नहीं बन सकती और यहाँ से लग रहा है कि इसके प्राइस में आने वाले टाइम में और करेक्शन आने को मिल सकता है। हालांकि ये कंपनी जैसे बताया फंडामेंटली साउंड है, बिजनेस इसका अच्छा है और अब पतंजलि के पास है। तो अगर आपके मान के चलो कि आपको 300-400 के लेवल पर अगर ये मिलती है तो उस टाइम पे आप इसको खरीदी करके लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। अब अदरवाइज अभी तो इसको होल्ड करने का कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा लग रहा है। मित्रों यही वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।